नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति वहाँ पे जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, आज पूरे विश्व को यही चिंता है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको लेकर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इजराइल और आसपास की जो स्थिति है, मिडल ईस्ट की जो स्थिति है, तो ऐसा ही कुछ साउथ एशिया में ना हो जाए, यह सबसे बड़ा डर है। कुछ लोगों का जैसे कि कहना है कि कहीं अमेरिका का हाथ है या फिर चीन का हाथ है। पर अभी जो वहाँ पे स्थिति है वो स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जाती है कि वहाँ पे काफी सारे जो हिंदू लोग रह रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे हिंसा, खास तौर पे उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है। ऐसा ही कुछ स्थिति मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, तो किस प्रकार से आगे की स्थिति हो सकती है, तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने विदेशी मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से मैंने प्रस्तावना में बात किया कि इस प्रकार की अभी जो स्थिति है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि करीब जो वहाँ की जो पॉपुलेशन की अगर बात करें, 17 करोड़ के करीब कुल आबादी, जिसमें से करीब 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पे है। और अभी जिस प्रकार की स्थिति है कि जहाँ पे हिंसा हो रही है, पुलिस इतने पावर में भी है नहीं, काफी सारे जिला पुलिस जो है, थाना है, वो भी जला दिए गए हैं। और डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट वहाँ पे दिख रही हो। और उस केस में हिंदुओं पर अभी जो अत्याचार की स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें 33% हिंदू थे। अच्छा। जी हाँ। आज वो संख्या घटते घटते 8% हो गई। बिल्कुल। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में, उस समय 20% थे। 20% हिंदू थे? हाँ। अच्छा। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हाँ। उस समय 20% हिंदू थे। इसका मतलब है कि बांग्लादेश बनने के बाद भी वो प्रक्रिया जारी रही जहां हिंदुओं को उन्होंने सिस्टमेटिकली खत्म किया। कैसे खत्म किया? या तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, या उनको मार दिया गया। तीसरा एक तरीका और है, उनको कन्वर्ट करा दिया गया, मुस्लिम बना दिया गया। तो इस तरह से वहां पे सिस्टमेटिकली, चाहे किसी की भी सरकार हो, पाकिस्तान की सरकार थी, मतलब पश्चिम पाकिस्तान की सरकार थी, पूर्वी पाकिस्तान था, तब भी जमात इस्लामी थी। अच्छा। उसके बाद भी जमात इस्लामी और दूसरे ऐसे आतंकवादी या इस्लामिक संगठन वहां पर रहे जो हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे। शेख हसीना ने एक काम किया था कि उसमें उन्होंने रोक लगाई थी। जमात इस्लामी पर रोक लगाई थी। अवामी लीग जो दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनल BNP, उस पर भी रोक लगाई थी, क्योंकि ये लोग हैं तो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक पार्टीज हैं। जमात इस्लामी तो खुलेआम है। हाँ। और BNP जो है उसके समर्थन से चलती थी। अच्छा। तो जब तक BNP की सरकार रही, जमात इस्लामी ने हिंदुओं पे खूब अत्याचार पहले भी किए। शेख हसीना के आने के बाद में ये काफी कम हुआ। अभी शेख हसीना को जिस तरह से उखाड़ा गया है, उससे तो मैं क्या मतलब, सभी लोग दुनिया भर के कह रहे हैं कि वहां पर एक तरह से पाकिस्तानी, जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था, अब वहाँ वो स्थिति दोबारा, वो स्थिति, उसको केवल नाम बांग्लादेश रह गया है, ईस्ट पाकिस्तान फिर से बन गया है। तो वही अगर ऐसी स्थिति रही, मोहम्मद यूनुस की जो बात कर रहे थे आप, मोहम्मद यूनुस की उम्र है 84 साल जी। अब वो कितने दिन, वो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बात सही है, पर उनकी कितनी मानी जाती है सरकार में, पावर्स कितने? क्योंकि उनके आने के बाद भी जमात इस्लामी का तांडव पूरे देश में चल रहा है। 200 जगह पर, वहां पर पूरे देश में, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, 200 जगह पर हिंदुओं के मंदिर, घर वगैरह जला दिए गए। 27 जिलों में, एक दो जगह ढाका की, 27 जिलों में, मतलब माना जा सकता है पूरे देश में यही हाल है। 27 जिलों में, यहाँ तक कि जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, उन इलाकों में भी यही स्थिति है। इसीलिए आप देखिए कि जो BSF वाले कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को रोका जाए पाकिस्तान, उन लोगों, क्योंकि एक बार अगर वो लहर शुरू हो गई तो भारत को, उन लोगों को उनका इनफ्लो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि वहां पर दंगे रुके, और डिप्लोमेटिक तरीके से भी, और आर्मी के लेवल पर भी उनको संदेश दिए गए। ऐसी खबरें आ रही है कि अगर ये आप
दंगे नहीं रोकते तो इसके मतलब दोनों देशों पे बुरे परिणाम हो सकते हैं। जी। तो सर एक बात ये भी है कि अभी शेख हसीना का भी निवेदन आया था कि वह चाहती है कि वो बांग्लादेश वापस जाएगी। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अमेरिका ने या फिर ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से नकार दिया वीजा के लिए। जी। अब उनके पास दूसरे ऑप्शन क्या है, और अगर वो वापस जाती है बांग्लादेश तो फिर क्या, किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा? अभी ये कहना मुश्किल है कि वो वास्तव में जा पाएंगी या नहीं, क्योंकि आप उनके बेटे का एक बयान सुने जब पिछले मंगलवार की बात है। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ तो वैसे भी रिटायर होना चाहती थी जी 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 राजनीति से। और हमने उनको खुद ही कहा था कि आप छोड़ दीजिए, उनकी उम्र भी 76 ईयर्स की हो गई है, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। उनके बेटे का बयान आता कि हम तो माँ से तब से कह रहे थे कि आप रिटायर हो जाइए। और अब ऐसी स्थिति में उन्होंने शेख हसीना ने कहा जरूर है, लेकिन वो वास्तव में इस पर अमल कर सकती है कि नहीं। दूसरी बात कि बांग्लादेश जाने पर ही उनकी कोई खातिरदारी होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जैसे पहले जेल भी हो सके, वो जेल की ही संभावना ज्यादा है, जेल की संभावना। हाँ, और जिस ढंग से अवामी लीग ने और दूसरे अवामी लीग पर और दूसरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को आर्मी के सपोर्ट से वहां पर सत्ता में आने की संभावना ज्यादा है। तो क्या ऐसी स्थिति में शेख हसीना वहां पर रह पाएंगी? अगर रह पाएंगी तो क्या जेल में रहेंगी? जेल में रहेंगे तो क्या उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? ये सारी चीजें अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जो उलटफेर हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक जब देखा जाए तो बेगम खालिदा जिया जो जेल में बंद थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अभी ऐसा क्या हुआ कि ये सरकार गिर गई तो उनको फिर रिहा कर दिया गया? वो तो और उससे पब्लिक में क्या मतलब क्या रिएक्शन आएगा? आप देखिए कि जैसे ही सरकार बदली एक हफ्ते में वो अगले ही दिन रिहा हो गई। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति ने वहां की पार्लियामेंट भंग कर दी। जी, ठीक है। जो शेख हसीना के सबसे प्रमुख विरोधी कहे जाते थे, मोहम्मद यूनुस, वो सरकार के मुखिया बन गए। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि वहां पर पूरी संदेश देना चाहते हैं, पूरा घटनाचक्र उल्टा हो गया है। पहले वो भारत के संदर्भ में कहें तो पहले वो प्रो इंडियन था, अभी वो एंटी इंडियन हो गया। बिल्कुल उल्टा हो गया, स्थिति इस प्रकार से हो गई है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से वहाँ पे जो हिंदू या फिर जो भी वहाँ के अल्पसंख्यक है और उस पर जो अत्याचार हो रहे थे, जिसके लिए न सिर्फ भारत में बल्कि हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और वहां से भी, और वहां के जो इवन क्रिश्चियंस है या फिर यहूदी है वो भी इसमें हिंदुओं के साथ है कि इस प्रकार से कोई घटना नहीं होनी चाहिए। क्या कहें? उसका एक बड़ा कारण है, देखिए आपकी 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी पूरी दुनिया में घूम कर लोगों को बता रही थी, अमेरिका में उस समय रिचर्ड निक्सन की सरकार थी जहाँ तक मुझे याद है, और वो जगह जगह बता रही थी देशों विदेशों में जाके कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर कैसे अत्याचार कर रहा है। तब उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। बिल्कुल। ठीक है, अभी स्थिति बदल गई है इतने सालों बाद, मतलब लगभग 60 साल के बाद में जब मोदी जी की सरकार आई, खास तौर से 2014 के बाद में, तो भारत की स्थिति दुनिया भर में काफी मजबूत हुई है और भारत के लोगों की दुनिया में काफी पूछ परख हुई है। अच्छा जी, उनका सम्मान बढ़ा है। तो अभी 1971 का क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन विदेशों में उस समय क्या हुआ था हमें जानकारी नहीं है। अभी हम जो देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि विदेशों में बसे जो हिंदू हैं वो भी बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका असर पड़ेगा, दबाव आएगा बांग्लादेश की सरकार पर, आ सकता है। हालांकि जमात इस्लामी के लोग इतने खतरनाक हैं, उन पर कितना दबाव पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी है कि बांग्लादेश में करीब जो 8 से 10% जो हिंदू आबादी है या जो अल्पसंख्यक है, तो एक वहाँ के लोगों की, यानी बांग्लादेश में रहते जो अल्पसंख्यक है, उनकी एक मांग है कि हमें भी मतलब संसद में करीब 10% जितना रिजर्वेशन दिया जाए, और ये भी है कि एक अल्पसंख्यक मामले के का मंत्रालय भी हो। क्या कहेंगे? थोड़ा अगर ये मुस्लिम लोग अगर भारत में ऐसी मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर मुस्लिम क्यों नहीं है, इस तरह की मांगे यहाँ के मुस्लिम करते रहे, हमारे मिनिस्टर हमारे मुस्लिम पार्लियामेंट में क्यों नहीं है,
मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? अगर ये बात यहाँ पर हो सकती है भारत में, तो वहाँ के माइनॉरिटी हिंदू भी यही मांग कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होना चाहिए। अच्छा सर, भारत और बांग्लादेश करीब 2023-24 के जो हमारे पास आंकड़े हैं, करीब अपनी जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश में वो है $11 बिलियन, और सामने इंपोर्ट की बात करें तो वो है करीब $2 बिलियन। और जिसमें खास करके गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ से काफी सारे जो खाने के जो मसाले होते हैं वो ज्यादातर हम, और कपड़े, इसकी एक्सपोर्ट ये ज्यादा होती है। तो किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है अराजकता की, तो जैसे सूरत के व्यापारियों का कहना है कि इस प्रकार की स्थिति रही तो शायद फ्यूचर में कपड़ों के लिए अपने पास मतलब दूसरा वर्ल्ड का मार्केट मिलेगा, लेकिन उनको जो मसाले हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट में कहीं हमें दूसरे देश को देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे, किस प्रकार से असर रहेगी? जहाँ तक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सवाल है, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गारमेंट एक्सपोर्ट से चलता था। बिल्कुल। और वो उनकी विशेषता थी, उन्होंने बहुत अफोर्डेबल कम रेट में भी किया उसमें, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अब ये वहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में शेख हसीना की सरकार के जाने का एक कारण ये भी है कि खास तौर से कोविड के बाद में, जी जी जी, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कोविड के बाद में वहाँ पर भी कपड़ों का एक्सपोर्ट कम हुआ। हाँ बिल्कुल। इसके कारण वहाँ पर बहुत सारे पावर लूम बंद हो गए और कई लोग बेरोजगार हो गए, ये बात सच है। और यही लोग सबसे पहले आंदोलन किया, इन्होंने शुरू किया था बेरोजगारी के खिलाफ। उसके बाद में इनमें विद्यार्थी जुड़ गए और उसके बाद में जमात इस्लामी जुड़ गई। कुल मिला के बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका की तरह ही हुआ। स्टूडेंट्स से कह सकते हैं कि मतलब उन्हीं के खंभे पे बंदूक रख दी जमात इस्लामी। स्टूडेंट थे, लेकिन जमात इस्लामी का जो छात्र संगठन है, नाम भूल रहा हूँ, वो उस संगठन को कैप्चर कर लिया। आप देखिए कि टीवी में हम देख रहे हैं 3 स्टूडेंट लीडर के बड़े नाम आ रहे हैं, जी जी जी, जिन्होंने पूरा ये संगठन चलाया, और ये तीनों जमात इस्लामी के लोग थे। बिल्कुल। तो वो एक अलग चीज है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी भारत अगर ये सोच रहा है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट का काम, उसका काफी हिस्सा हमको मिल सकता है, तो इसमें हमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री कोई 1-2 साल में खड़ी नहीं हो जाती, इसको समय लगता है, ट्रेनिंग होती है, पावर लूम्स लगते हैं, स्टार्ट करने में टाइम लगता है, आपको पूरा मार्केट तैयार करना पड़ता है, तो उसमें समय लग सकता है। दूसरा कॉटन, जी, कॉटन की स्थिति भारत में कैसी है? चाइना से बहुत सारा कॉटन एक्सपोर्ट होके बांग्लादेश में आता था और सस्ते दामों पर आता था, इसलिए वो सस्ते दाम पे कपड़ा बेच सकते थे। लेकिन क्या भारत में कॉटन की कीमत वैसी ही है, अफोर्डेबल है? अगर अफोर्डेबल नहीं है तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा गारमेंट भी बांग्लादेश के गारमेंट के मुकाबले में प्राइस के मामले बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पैरेलल प्राइस हो जाए। तो इसमें भी समय लग सकता है। अगर तब तक बांग्लादेश ने फिर से पिकअप कर ली अपनी इकोनॉमी, तो बात अलग है। ऐसी संभावना कितनी है? इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर है नहीं। बिल्कुल। और जब तक आप देखिए कि जहाँ तक हम पुलिस वालों की बात करें, तो पुलिस वाले अपना पुलिस स्टेशन छोड़ गए थे। ये स्थिति किसी देश में नहीं होती कि पुलिस वाले ड्यूटी पर ही ना आए, ड्यूटी पर ना हो, सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो जला दिए जाए, तो जो पुलिस के थाने में जो शस्त्र है वो पब्लिक ले जाए। वही तो, ये एक तरह से वहाँ की बगावत जो है ये सिविल वार की तरफ जा सकती है, अगर इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाए। अगर सिविल वार हो गया तो बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाए, और शायद कह सकते हैं कि 5-10 साल पिछड़ जाएगा, कई साल पिछड़ सकता है। क्योंकि 10 साल में तो हमने देखा, क्योंकि काफी सारे करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें मतलब कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने के प्रयास किए थे। शेख हसीना के कार्यकाल में ये एक बड़ी उपलब्धि थी बांग्लादेश की कि काफी करोड़ लोग उसमें से गरीबी से रेखा से ऊपर। अचानक क्या पब्लिक में आ गया कि ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि तानाशाही सरकार है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। हम भी हलवा खाते खाते थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें हलवा चेंज चाहिए, कुछ और चेंज चाहिए। तो ये कारण हो सकता है, उसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। दूसरा, शेख हसीना से भी शायद कुछ गलतियां हुई होगी, जैसे मोहम्मद यूनुस जैसे प्रतिष्ठित आदमी को उन्होंने जेल में नहीं डालना चाहिए था। छोटे मोटे गलतियां होती है, उसको आप मिल बैठ के सुलझा सकते थे।
तो एक मोहम्मद यूनुस क्या पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्ति हैं, बिल्कुल नोबेल प्राइज विनर हैं और काफी सम्मान है। इवन हमारे मोदी जी ने उनका सम्मान किया है, जी जी जी। हमने अपनी वेबसाइट पे फोटो भी डाले थे। तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति को किसी भी कारण से अगर आप उसको मना लेते तो अच्छी तो बात है। ज्यादा अच्छा होता है। आपकी एक इमेज पूरी इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाती है कि बिल्कुल। इन्होंने नोबेल प्राइज विनर को आपने जेल में डाल रखा है। हाँ। तो और ये शायद ये भी उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं चाहूँ तो उनको गंगा में डुबो दूं। ये इस तरह इस की प्रकार बात की, शेख हाँ। हसीना से भी गलतियां हुई है। हाँ। और वो गलतियां तभी होती है जब कोई भी शासक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो बहुत सालों तक अगर सत्ता में रह जाता है रहता है। तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। हाँ बिल्कुल। ये गलती शायद उनसे हुई है और जी। शायद यही एक वजह है कि इस मामला यहाँ तक यही पहुंचा। ट्रिगर था मुझे लगता अच्छा, है। एक सर जो अभी जो चर्चा चल रही है उसमें एक ये भी है कि जो सेंट मार्टिन द्वीप का जो मामला था कि कहीं चाइना हड़प करना चाहता है या फिर अमेरिका वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो वो क्या मामला है? क्योंकि अभी जैसे कुछ जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि वो तो मतलब 3 किलोमीटर की रेंज में भी वो नहीं है, तो फिर क्यों सब लोग इसके पीछे पड़े? और जो एक स्टेटमेंट भी था शेख हसीना का कि इस वजह से, या फिर कुछ लोग हैं जो हमें इस्लाम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये बात क्या हो सकती दोनों कारण हो सकते हैं। शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट मई महीने में दिया था जो हमने पिछले एक वीडियो में कवर भी किया जी 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 कि एक व्हाइट मैन ने मुझे ऑफर दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कितना सच है कितना गलत है ये हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने अभी ये सेंट मार्टिन का स्टेटमेंट भारत में रहते हुए, मतलब उनकी तरफ से नहीं आया लेकिन उनके समर्थकों की तरफ से आया है। जी जी जी। कितना सही कितना गलत हम भी नहीं जानते, लेकिन अगर ये सही है तो गंभीर बात तो है ये, क्योंकि बांग्लादेश के पोर्ट्स पर चाइना की भी नजर है और अमेरिका की भी नजर है। जैसे आपने देखा कि ग्वादर में चाइना चला गया है, वहाँ पे उन्होंने पोर्ट स्थापित, जैसे अमेरिका को साउथ एशिया में कोई पोर्ट नहीं मिला है अब तक, और वही कोशिश में लगे कि वो भी एक कोशिश में हुई। ये कारण ये भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे कारण इकट्ठे हुए, हम ये कहें कि एक कारण से हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये भी एक कारण हो सकता है। सेंट मार्टिन आइलैंड कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपने बताया शायद 9 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ऐसा जी 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 जी। तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर नेवल बेस बन सकता है और उस बेस के जरिए वो चीन या भारत पे नजर निगरानी रख सकते हैं। देखिए नेवल बेस अगर वहां बन जाता है तो उसके कारण अमेरिका को म्यांमार में एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल, म्यांमार से उसको चाइना में मिल सकता है। तो इसके लिए एक रास्ता साफ हो जाता है। अगर ये कहें कि एक फ्यूलिंग स्टेशन भी बन जाता है हाँ, तो भी एक फर्क पड़ जाएगा। तो नेचुरली अमेरिका तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेवल स्टेशन बना रखे हैं, तो यहाँ पर साउथ एशिया में नहीं है, तो उसकी इच्छा हो सकती है। बिल्कुल, संभावना ये भी है जी। सर ये है कि जब शेख हसीना को जब भारत में मतलब अभी वो यहाँ पे है, तो लगता है कि मतलब दूसरे देशों का, खास करके यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए की अगर बात करें या फिर रशिया की बात करें, तो उनका भारत के प्रति रवैया अभी कैसा होगा? और खास करके जो इस्लामिक कंट्रीज है गल्फ की, तो भारत के प्रति उनका रवैया कैसा होगा शेख हसीना अभी भारत में? ये बड़ी ट्रिकी बात है। देखिए जहाँ तक सबसे पहले हम इस्लामिक मुल्कों की बात करते हैं। जी जी जी। तो अभी इस्लामिक मुल्क जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, दूसरे टर्की वगैरह, अभी इनका सारा ध्यान रखा हुआ है गाजा पर। हाँ। अभी वो कोई नई मुसीबत लेना नहीं चाहते, वही नहीं सुलझी। वो अभी उनके लिए बांग्लादेश कोई प्रायोरिटी नहीं है ओके आज की तारीख में। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हम रोज सुनते हैं कि ईरान हमला करने वाला है इजराइल पर, हाँ। और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे शांति स्थापित हो जाए। तो रोज ये उनका सारा ध्यान मिडिल ईस्ट का जो है इन चीजों पर अटका हुआ है। बिल्कुल, बांग्लादेश उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान की भी प्रायोरिटी अभी कोई बांग्लादेश नहीं है, सिवाय स्टेटमेंट वगैरह देने के। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी ही समस्या में उतने उलझे हुए हैं। वो पीओके में उलझे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में उलझे हुए हैं, वो सिंध में उलझे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, अफगानिस्तान में उलझे हुए। तो वो अभी ठीक है, स्टेटमेंट टीवी पे आना है वो अलग बात है, बाकी कोई सरकारी लेवल पर कुछ कर रहे होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसी कोई संभावना नहीं जी। जहाँ तक इनकी शरण का सवाल है, तो इस तरह की बातें आई थी कि नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में वो शरण दे सकती है, फिनलैंड की बात सुनने में आई थी। अब ये कितना सही कितना गलत अभी कहना मुश्किल है।
फिलहाल ये है कि वो भारत में सेफ हाउस में है और भारत सरकार ने उन्होंने अभी तक भारत में शरण नहीं मांगी है, शरण नहीं मांगी। बस इतना ही है। ठीक है। और अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं 10 दिन से तो ये जो वहाँ पे अभी नई गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, कुछ दिन बाद मतलब क्या लगता है कि पूरा जो प्रस्तावित हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, पुलिस थाना, आर्मी, मिलिट्री, या फिर जमात इस्लामी या फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दबाव भारत पे बढ़ेगा? अभी अभी इतना एक सप्ताह ही हुआ है, पिछले सोमवार की ही बात है। जी जी। तो अभी मुझे लगता है कि भारत सरकार भी शायद ऐसा इंतजार कर रही है कि इनको थोड़ा समय दिया जाए। इतने बांग्लादेश भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, 17 करोड़ आबादी पॉपुलेशन भी काफी है ना, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो चीज़ें फिर से व्यवस्थित होने में वहाँ कुछ समय लग सकता है, ये मुझे भी लगता है। और इसलिए सरकार भी अभी अपने गवर्नमेंट लेवल पर वेट एंड वॉच पर है। सरकार भी, भारत सरकार भी अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। और एक आखिरी सवाल, क्या ऐसी कोई संभावना है कि जो नियम था 2014 के पहले सीए, जो वहाँ पर विदेश में जो भी हिंदू है या अन्य अल्पसंख्यक के जो अगर चाहे तो भारत आ सकते हैं, अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है, तो क्या ऐसा कोई संभावना है? भाई अगर कानून हमने बना दिया है और उसमें विदेशों से आने वाले, मतलब मुस्लिम देशों से आने वाले हिंदुओं के लिए सीएए बनाया गया है, तो भारत सरकार को इनको शरण तो देनी होगी। अच्छा। कानूनी रूप से। लेकिन भारत सरकार कोशिश करेगी कि ये इसके कारण डेमोग्राफिक बैलेंस ना बिगड़े। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि क्या होगा, हिंदू अगर वहां से विस्थापित होकर पश्चिम बंगाल में आते हैं, उड़ीसा में आते हैं, बिहार में आते हैं, तो लोकल लोग उनका विरोध करेंगे नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, लोकल दंगे तो नहीं हो जाएंगे वगैरह। ये सारी बातें ध्यान रखना पड़ती है। आपको ध्यान होगा रोहिंग्या का जैसे मामला है, जी जी। जहाँ जहाँ रोहिंग्या गए वहाँ समस्याएं पैदा हुई। बिल्कुल। इसके पहले जब 1971 का मुझे याद है, जहाँ जहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे थे, अहमदाबाद की भी बात है, चंडोला तालाब। हाँ, चंडोला तालाब आपने देखा होगा। तो वहाँ पर लोकल लेवल पर कोई समस्या ना हो, ये भी भारत सरकार को ध्यान रखना होगा। उनको नागरिकता देने में कोई समस्या नहीं है, और क्या वो लोग क्या लोकल लेवल पर एडजस्ट कर सकेंगे? वो उनका एम्प्लॉयमेंट है, उनके बच्चों की एजुकेशन है, सारी चीजें। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने चर्चा की, हमें आशा है कि जो बांग्लादेश में अभी जो गतिविधियां चल रही है तो उस पर हम भी नजर बनाए रखें। सर से भी हमने जानकारी प्राप्त की कि जिससे हमें पता चले कि अभी वहाँ की स्थिति क्या है और भारत आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप ले सकते हैं। अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, इस प्रकार जिस हमने बात की, ऐसे ही कुछ नए एपिसोड और नए टॉपिक लेके आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।